नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग देखेंगे 15 जनवरी 2025 से लेके 23 जनवरी 2025 तक के सभी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे जेएसएससी है, जेपीएससी है, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो आप लोग करेंट अफेयर्स को ज़रूर साथ में करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में 22 जनवरी 2025 को किस योजना ने अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए? अभी 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी को मनाया गया और इस दिन इसके 10 साल पूरे हो गए। इस योजना की जो है शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को और ये योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इन तीनों मंत्रालय का इसमें बराबर का सहयोग है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 15 जनवरी 2025 को हाल ही में भारत में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया गया और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया और इसमें जो है वर्ष 1962, 71, 99, कारगिल, 2020, गलवान, इन सारे स्थलों को शामिल किया गया है जो भी रणभूमि क्षेत्र रहा है। इसलिए इसे बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन को लॉन्च किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया? प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के उद्देश्य से एक प्लेट एक थैला अभियान की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत की गई राष्ट्र स्वयंसेवक संघ कृष्ण गोपाल के द्वारा। 15 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ लगा है और वहीं पर इस अभियान की शुरुआत की गई, एक प्लेट एक थैला। इससे प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत पर अमेरिका ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका भारत पर अमेरिका के साइबर अपराधों की जांच करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें है इस समझौता ज्ञापन के तहत खुफिया जानकारी और डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग करते हुए अपराध जांच में सहयोग और प्रशिक्षण को बढ़ाया जाएगा और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत इस समझौते का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और यह जो समझौता ज्ञापन है वो विनय क्वात्रा भारत की तरफ से और क्रिस्टी कैनेगालो अमेरिका की तरफ से, दोनों ने हस्ताक्षर किया है। 15 जनवरी 2025 को इनके द्वारा ये हस्ताक्षरित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, जनवरी 2025 के अनुसार वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में भारत की 7वीं रैंक है और इसके अनुसार जो वित्तीय वर्ष 23-24 में था, 23-24 में कॉफ़ी का निर्यात $1.29 बिलियन किया गया है और भारत का अगर हम लोग ये देखें कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है और दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार तमिलनाडु और कर्नाटक में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कर्नाटक पहला सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य और तमिलनाडु दूसरा उत्पादक राज्य है। भारत का घरेलू कॉफ़ी खपत वर्ष 2023 में 91,000 टन थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 20 जनवरी 2025 को भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG के किस केंद्र का उद्घाटन किया गया? भूचुंबकत्व संस्थान जो है IIG, इसका 20 जनवरी 2025 को कोलंबा अनुसंधान केंद्र मुंबई में उद्घाटन किया गया और कोलंबा जो भूचुंबकीय वेधशाला है, ये पहले नियमित चुंबकीय अवलोकन 1841 में ही शुरू हुआ था यहाँ पर। ये इम्पॉर्टेंट है।
और कोलंबा अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है वो भू-चुंबकीय वेधशाला को संग्रहित डेटा को चुंबकीय वेधशाला के संग्रहित डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना है। तो ये कोलंबा अनुसंधान केंद्र वाला इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से सवाल। अगला सवाल है 16 जनवरी 2025 को किसके द्वारा प्रदूषण और स्वास्थ्य पर मोनोग्राफ जारी किया? प्रदूषण और स्वास्थ्य पर मोनोग्राफ जारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया और ये कब किया गया? 16 जनवरी 2025 को। और यह जो मोनोग्राफ है, यह मोनोग्राफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपीआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है और मोनोग्राफ का मुख्य विषय जो है वो प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है। ये जो मोनोग्राफ जारी किया गया, इसका मुख्य विषय था प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। और एपीआई का मुख्यालय, प्रदूषण और स्वास्थ्य पर मोनोग्राफ जो जारी किया एपीआई, इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मोनोग्राफ जारी किया गया एपीआई के द्वारा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रदूषण पर है। अगला सवाल है भारतीय नौसेना ने 15 जनवरी 2025 को किन 3 पोतों को अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है? भारतीय नौसेना ने नीलगिरी, सूरत और वागशीर, ये 3 जो पोत है इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। और यह जो पोत है इसका निर्माण मझगाँव में है, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल, ये मुंबई में है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो नीलगिरी है, नीलगिरी पोत जो है वो शिवालिक श्रेणी और सूरत कोलकाता श्रेणी के पोत का उन्नत संस्करण है। और वागशीर जो है ये स्कॉर्पियन क्लास की श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसे ध्यान रखिएगा, नीलगिरी और वागशीर, नीलगिरी, सूरत और वागशीर ये तीनों किस श्रेणी का है? नीलगिरी शिवालिक श्रेणी का है, सूरत कोलकाता श्रेणी का है और वागशीर स्कॉर्पियन क्लास श्रेणी की छठी पनडुब्बी है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 16 जनवरी 2025 को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ 2025 किसे दिया गया? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़, ये जो प्राइज़ है ना, ये दिया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस बार का 2025 का जो पुरस्कार है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ 16 जनवरी 2025 को दिया गया प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। और ये जो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा है ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आरआरआई बेंगलोर में क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग लैब की हेड है, ये वहाँ पे पोस्टेड है। और ये जो पुरस्कार इन्हें दिया गया इसकी 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन्हें पुरस्कृत किया गया। और गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। व्यू फाइंडर अ मेमोयर किसकी आत्मकथा है? व्यू फाइंडर अ मेमोयर ये अमोल पालेकर की आत्मकथा है। ये बुक ट्रेंड में है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नाम से आप लोग समझ गए होंगे, इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज, इसे ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही पुस्तक पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाल ही में 21 जनवरी 2025 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस योजना पर जिला मजिस्ट्रेटों का सम्मेलन आयोजित किया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीएम जनमन योजना पर जिला मजिस्ट्रेटों के साथ सम्मेलन का आयोजन किया। और ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। भारत मंडपम नई दिल्ली में एक और आयोजन हुआ था, आप लोगों को मैंने इसके पिछले वाले सेशन में बताया था।
जो फर्स्ट वीक का ये था करंट अफेयर्स। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये पीएम जनमन का फुल फॉर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है पीएम जनमन का संक्षिप्त रूप है, इसका पूरा नाम बताएं तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान इसका पूरा फुल फॉर्म है। और पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है और इसकी शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2023 को। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? भारत के लोकपाल ने प्रति वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है और जो पहला लोकपाल दिवस का आयोजन है वो दिल्ली में किया गया और लोकपाल दिवस के प्रथम समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने और लोकपाल दिवस समारोह में न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े, आर वेंकटरमन और अन्ना हजारे को भी सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। लोकपाल दिवस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 20 जनवरी 2025 को आदर्श तन्यक गांव की आधारशिला कहाँ रखी गई? आदर्श तन्यक गांव की आधारशिला सोलन हिमाचल प्रदेश में रखी गई और यह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो सरकार के द्वारा की जा रही है और इस परियोजना को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, बल रक्षा भारत और जी एंटरटेनमेंट संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। आदर्श तन्यक गांव के बारे में पूछा जा सकता है। सोलन हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, 20 जनवरी 2025 को इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्यवसायों संगठनों के दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए किस आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? एंटिटी लॉकर की घोषणा की गई है और एंटिटी लॉकर का जो उपयोग है ये बड़े संगठन, निगम, MSMEs, ट्रस्ट, स्टार्टअप और सोसाइटी के लिए किया जाता है। एंटिटी लॉकर का जो विकास है वो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। एंटिटी लॉकर रियल टाइम एक्सेस और सत्यापन के लिए सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकृत सत्यापन प्रदान करता है। ये सारे पॉइंट्स इसके ध्यान रखिएगा। इसकी जो क्लाउड स्टोरेज क्षमता है वो 10 GB की है एंटिटी लॉकर की और यह संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित, साझेदारी, सहमति आधारित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करता है। यानी एंटिटी लॉकर हर तरह से सेफ है और यह व्यवसाय के संगठन के दस्तावेज को और उसके मैनेजमेंट को, इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ये सेफ रखता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकनिले रखा? डेनाली पर्वत का नाम बदलकर, और डेनाली पर्वत नाम रखा था राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने इस पर्वत का नाम डेनाली पर्वत रखा था। और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो इन्होंने इस चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकनिले रखा। माउंट मैकनिले अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति जिनका नाम विलियम मैकिनले था, उन्हीं के सम्मान में इस नाम को रखा गया। पर्वत का नाम को डोनाल्ड ट्रंप ने बदल कर रखा और मैक्सिको की खाड़ी का नाम भी बदल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसे हम और आप अब तक मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जान रहे थे, वो अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा, गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 14 जनवरी 2025 को भारत और सऊदी अरब के बीच किस पर समझौता हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रा को लेकर के, हज यात्रा जो 2025 में होना है उसको लेकर समझौता हुआ और यह समझौता जेद्दा सऊदी अरब में हुआ। इसमें ये तय किया गया कि भारत के तीर्थयात्रियों का कोटा 1,75,025 होगा और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है तीर्थ यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
17 जनवरी 2025 को 5G और भविष्य की 6G सेवाओं की पुनः प्राप्ति के लिए कितनी स्पेक्ट्रम को स्वीकृति दी गई है? इसके लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को स्वीकृति दी गई है और यह राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0 पहला वर्ष 2030 तक 2.7 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखी है और वर्ष 2030 तक दूरसंचार उद्योग की कुल स्पेक्ट्रम मांग जो है वो 2000 मेगाहर्ट्ज होने का अनुमान है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये 5G और 6G से संबंधित है और 6G के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्वीकृत किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) ने हाल ही में 6G के लिए किसके साथ समझौता किया है? CDOT के लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया गया है और यह समझौता दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि TTDF के अंतर्गत किया गया है और यह जो समझौता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने जो समझौता किया है 6G के लिए, इसका उद्देश्य है बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट का विकास करना। 2030 तक भारत सरकार ने 6G को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 5G चल रहा है और 6G के लिए 687 मेगाहर्ट्ज भी स्वीकृत किया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और CDOT ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है 6G को लेकर के। अगला सवाल है हाल ही में इसरो ने साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना कहाँ शुरू की है? साइक्लोपियन दीवार ये राजगीर बिहार में है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइक्लोपियन दीवार जो है उसका 3D सर्वेक्षण शुरू किया गया है और यह सर्वेक्षण लिडार तकनीक से की जा रही है और साइक्लोपियन दीवार जो है इसकी निर्माण शैली साइक्लोपियन वास्तुकला की है और दीवार की जो लंबाई है जो राजगीर बिहार में है साइक्लोपियन दीवार, इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है और इसका निर्माण करीब मौर्य कालीन में ही किया गया है, मौर्य काल में किया गया है और यह 3D डॉक्यूमेंटेशन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून कार्यरत है। इसकी 3D डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइक्लोपियन दीवार जो अभी राजगीर बिहार में जहाँ पर इसकी 3D सर्वेक्षण की जा रही है और 3D डॉक्यूमेंटेशन भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के द्वारा किया जा रहा है और इस दीवार की लंबाई 40 किलोमीटर है। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था और साइक्लोपियन दीवार का जो 3D सर्वेक्षण है ये लिडार तकनीक से किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अब तक बताए ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आगे भी इम्पॉर्टेंट ही है। अगला सवाल है हाल ही में नाटो ने बाल्टिक सागर में निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया है? नाटो ने बाल्टिक सागर में निगरानी बढ़ाने के लिए बाल्टिक सेंट्री नामक मिशन की शुरुआत की है और इसकी घोषणा हेलसिंकी फिनलैंड में की गई। इसमें गश्ती विमान, युद्धपोत और ड्रोन ये सभी शामिल हैं। नाटो का फुल फॉर्म देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा, करंट से ही पूछता है ज़्यादातर। अगला सवाल है हाल ही में 16 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर किसके द्वारा भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया गया? भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा और भारतीय स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में नवीनीकरण ऊर्जा, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स और अन्य क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। और इस भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का मुख्य उद्देश्य कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप के बीच में जो लंबा अंतर था ना, गैप था, उसको खत्म करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 16 जनवरी 2025 को किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? 16 जनवरी 2025 को न्यू ग्लेन रॉकेट का परीक्षण किया गया जिसकी लंबाई 98 मीटर है और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू ओरिजिन कंपनी ने किया है और इस रॉकेट का प्रक्षेपण केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में किया गया
और ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट का नाम है वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के सम्मान में रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन जो है 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक किया गया और ये पहला खो खो विश्व कप हुआ नई दिल्ली में। और इसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने भाग लिया और इसका जो शुभांकर था, इसका जो शुभांकर रहा तेजस और तारा, दो छोटे चिंकारा हैं। आप पिक्चर में यहाँ तस्वीर में क्लियर है, आप इसको भी देखिए। और इसमें जो चैंपियन पुरुष टीम रहा भारत और महिला टीम भी भारत ही चैंपियन रही और उप विजेता पुरुष टीम में भी नेपाल रहा और उप विजेता महिला टीम में भी नेपाल रहा। इसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया था। और ये जो विश्व कप का आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ और भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा किया गया, दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि खो खो विश्व कप पहली बार हुआ है नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आज के सेशन का आखिरी सवाल और अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में झारखंड वन विभाग ने किस टाइगर रिजर्व से घटते हुए गौर जिसे जंगली भैंस कहते हैं, मतलब गौर जिसे कहते हैं वो दरअसल जंगली भैंस है, कि घटती आबादी को बढ़ाने के लिए अध्ययन शुरू किया है? पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व में ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है और यहाँ पे हाल ही में रिसर्च में पाया गया कि यहाँ पे जंगली भैंस जिसे गौर कहते हैं की संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। तो इसके लिए एक रिसर्च शुरू किया गया कि इसकी घटती आबादी को कैसे बढ़ाया जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन में जितना भी सवाल था सभी इम्पॉर्टेंट है। की संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हो रही है, काफ़ी उनकी संख्या जो है वो काफ़ी घट रही है। इसके लिए यहाँ पे एक रिसर्च शुरू किया गया ताकि इसकी घटती आबादी को किसी तरह से बढ़ाया जा सके। और ये ध्यान रखिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है और यह बेतला नेशनल उद्यान का हिस्सा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि जितने भी एक वीक के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे वो हमने देखा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो गया। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की हुई होगी आपकी आज के सेशन में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।